सीताराम बच्चों। तो बच्चों पहले तो मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको, है ना। जो आपका 27वां मॉक टेस्ट था, उसमें बेटा प्रश्न नंबर 9 था, है ना। उसमें प्रश्न था, बोलता राजू और मोहन कल दिल्ली जाएंगे। तो बेटा इसका आंसर आपका मैंने गलत बताया, है ना। तो इसका आंसर हो आपका सकर्मक नहीं बल्कि अकर्मक होगा, है ना। तो इसको हम अपनी गलती को सुधार लेते हैं। देखो ये हमीरपुर चयन बोर्ड ने पूछा था, और उनकी आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने बेटा आपको बताया था, है ना। मेरी गलती ये हुई कि आंखें बंद करके मैंने विश्वास कर लिया, है ना, उस आंसर की पे, है ना। तो चलो अब गलती हुई है तो सुधार भी हम ही करेंगे, है ना। बेटा इसको मैं अच्छे से करवा भी दूंगा, है ना। इसको मैं अच्छे से करवा भी दूंगा, ठीक है। अब बोलता है कि राजू और मोहन कल दिल्ली जाएंगे, इनको पहचानना कैसे है ना। बोलता है पहले तो इसको कर लेते हैं ना, राजू और मोहन, है ना। मोहन कल दिल्ली जाएंगे, है ना, दिल्ली जाएंगे, है ना, ठीक है। अब बेटा बोलता है कि आपको इनको पहचानना कैसे है, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को आपने पहचानना कैसे है। बोलता है कि जब भी क्रिया से आप दो क्वेश्चन करेंगे, है ना, क्रिया से दो क्वेश्चन करेंगे, एक हो गया क्या और दूसरा हो गया किसे, है ना। क्या किसे, या फिर किसे को किसको भी बोल सकते हैं ना। ये दो क्वेश्चन करेंगे, अगर बेटा इन दोनों का आंसर मिल रहा है ना, इन दोनों का आंसर, इन दोनों में से किसी एक का आंसर मिल रहा है, तो किस में चला जाएगा, वो सकर्मक क्रिया में चला जाएगा। अगर इन दोनों में से किसी का आंसर नहीं मिलता है ना, तो किस में चला जाएगा बच्चों, वो अकर्मक में चला जाएगा। बेशक उसमें बनावटी कोई कर्म होगा, पर प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा, तो उसमें वो उसमें सकर्मक में नहीं आएगा ना। अब बोलता है हम इसी को करते हैं ना, जो मैंने गलती की है ना, उसका सुधार करते हैं। बोलता है कि राजू और मोहन कल दिल्ली जाएंगे, है ना। तो आपको दिल्ली जाएंगे, जाएंगे क्या क्रिया है, तो क्या जाएंगे, है ना। राजू और मोहन कल दिल्ली जाएंगे, तो क्या जाएंगे, आंसर नहीं मिला। किसे जाएंगे, नहीं मिला। किसको जाएंगे, नहीं मिला। तो क्या है, ये अकर्मक क्रिया है ना बेटा, ये अकर्मक क्रिया है ना। यदि हम सकर्मक क्रिया की बात का एक उदाहरण देखते हैं ना, बोलता है नर्स नर्स रोगी को नर्स रोगी को दवा पिलाती है ना, पिलाती है। और बेटा यहाँ से चलो अच्छी बात है कि देखो गलतियों का टाइमली एहसास हो जाए, है ना, और गलती जल्दी उसको सुधार लिया जाए, तो मुझे लगता है वो गलती गलती नहीं। और यहाँ से हम बहुत सारी अब अच्छी चीज़ें सीखेंगे भी, है ना। मुझे लगता था कि आज हमारी लास्ट वीडियो है, पर ये गलती हुई है। तो अब आपका 15 को, है ना, 15 जून को आपका पेपर है। तो अभी मैं भी प्रॉमिस करता हूँ बेटा, हर एक टॉपिक पे आपको मैं वीडियो लेके आऊँगा, है ना। ये गलती हुई है तो इसका मैं प्रायश्चित भी कर लूँगा, है ना, कि हर एक टॉपिक पे और बहुत अच्छे से और डीपली पढ़ाऊँगा मैं, है ना। ठीक है, अब कोई गलती नहीं होगी बच्चे, है ना। ठीक है, थोड़ा सा ये गलती हो गई, उसके लिए भाई माफ़ी, है ना। ठीक है, उसके बाद मैं आपको प्रॉमिस दिलाता हूँ कि कोई गलती नहीं होगी, है ना। इसका प्रायश्चित भी आज कर लेंगे, है ना। ठीक है, बोलते हैं नर्स रोगी को दवा पिलाती है। तो मैंने बच्चों आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आपको क्रिया से सिर्फ दो ही क्वेश्चन करने हैं ना। आपको क्रिया से दो क्वेश्चन करने हैं, क्या क्या और किसे, है ना। किसे या किसको भी, है ना, किसको भी कर लेते हैं इधर, है ना। किसको, वैसे तो ये इसी से ही आ जाएगा, पर चलो अब क्या है ना। बोलता है कि दवा पिलाती है, तो पिलाती क्रिया है, तो क्या पिलाती है, क्या पिलाती है, दवा, है ना। क्या पिलाती है, दवा पिलाती है। देखो एक आ गया हमारा, ये क्या है, सकर्मक है ना, कर्म है। अब बोलता है किसे पिलाती है, किसे पिलाती है बच्चों, रोगी को। तो यहाँ क्या है, दो कर्म है हमारे, तो किस में चला जाएगा, ये द्विकर्मक क्रिया में, है ना। किस में चला जाएगा, द्विकर्मक क्रिया में। वही चीज़ है बच्चों की, जहाँ भी क्या और किसे का आंसर मिलता है, और किसको का आंसर मिलता है, तो बच्चे ये किस में चला जाएगा, सकर्मक, है ना। और मुझे बहुत अफसोस है बेटा इस चीज़ का कि मेरे से ये गलती हुई है ना, पर ये चीज़ है कि भाई हमने सुधार कर लिया। और उन बच्चों का भी मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, है ना, कि आपने गलती जल्दी मतलब पहचान कर ली, और है ना, मैंने उसको जल्दी, अब देखो वही है कि गलती टाइमली सॉल्व हो जाए तो फिर गलती गलती नहीं है ना। अदरवाइज़ मेरी वजह से किसी बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी चलिए क्वेश्चन करते हैं, है ना। बोलता है स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने हैं। तो बेटा स्थान के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं, तो कितने हैं, 3 प्रकार हैं ना। ये जिह्वा के आधार पर पूछ रहा है बेटा, है ना। आपको जिह्वा के आधार पर पूछे या फिर आपको स्थान के आधार पर पूछे, है ना, तो कितने हैं,
से हैं, इसके हैं बेटा अग्र, मध्य और पश्च, है ना। ठीक है, अगर आपको बेटा अग्र की बात करें तो बोलता है कि जिन वर्णों को उच्चारण करने में, जिन स्वरों को उच्चारण करने में हमारी जिह्वा का अग्रभाग प्रभावित होता है ना, अग्रभाग प्रभावित होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अग्र स्वर कहते हैं ना। ये 4 होते हैं बेटा, ठीक है। कौन कौन से, ई ए है ना, ई ए ये 4 होते हैं। फिर बोलता है मध्य स्वर, मध्य स्वर में बेटा थोड़ी सी जिह्वा बेंड हो जाती है, जिह्वा के मध्य में प्रभाव पड़ता है ना। इसमें क्या है, इकलौता ही है, वो क्या है आपका अ ही है ना, इकलौता अ, ठीक है, वो छोटा अ ही है। अब बोलता है कि पश्च स्वर क्या है, पश्च स्वर है बेटा जो जिनको उच्चारण करने में जिह्वा का पश्च मतलब पीछे वाला भाग प्रभावित हुआ है ना। तो ये कितने हैं, ये 5 हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ, है ना। तो कितने हैं, 5, आ, उ, ओ और ओ, है ना। तो ये किस में चले जाएंगे आपके बेटा, ये स्थान के आधार पर, ये जिह्वा के स्थिति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनको अच्छे से कर भी लेना। और आपका एग्ज़ाम भी आ गया है ना, 15 जून को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, अच्छे से कर लेना है इनको। निम्न में से स्वर तंत्रीय वर्ण कौन सा है ना, स्वर तंत्रीय वर्ण, ठीक है। स्वर तंत्रीय वर्ण कौन सा है बच्चों, ह, र, ल या फिर व। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, यदि हम स्वर तंत्रीय की बात करें बच्चों तो ये हो जाएगा ह, है ना। इसे ही स्वर तंत्रीय या कांकल्य वर्ण कहते हैं, ठीक है। और यदि बच्चों हम र की बात करें तो र को क्या बोलते हैं, लुंठित या प्रकंपित, है ना। यदि इसकी बात करें तो लुंठित या फिर प्रकंपित वर्ण कहते हैं ना। अब बात करते हैं हम ल की, तो ल को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन, है ना, पार्श्विक व्यंजन, है ना, जिसको उच्चारण करने में पार्श्व बनता है ना, जिह्वा का पार्श्व बनता है और जिह्वा पार्श्व के दोनों सिरों से हवा बाहर निकलती है, उसी को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ल, है ना। और व की बात करें तो बच्चों ये क्या है, ये है अर्ध स्वर, है ना, अर्ध स्वर, य और व आपके अर्ध स्वर हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बोलता है पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं ना। तो यदि हम पहाड़ों की बात करें बच्चों, पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूह। तो यहाँ पहाड़ों का बोला है, तो पहाड़ों के नाम है ना, तो किस में आएंगे, वो आएंगे आपके व्यक्तिवाचक। अगर पहाड़ बोलता कि पहाड़ सिंगल है ना, पहाड़, तो पहाड़ क्या है, वो जातिवाचक है। पहाड़ों के नाम बोला है तो पहाड़ों के नाम बेटा जैसे एल्ब्रुस है आपका, हिमालय है ना, K2 गॉडविन ऑस्टिन है, तो क्या है, वो पहाड़ों के नाम है, तो किस में आ जाएंगे आपके, वो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। पर्टिकुलर एक की बात होगी तो व्यक्तिवाचक, है ना, ठीक है। विस्तृत होगा तो वो जाति होगी, है ना। जैसे पहाड़ है तो वो जाति है, पहाड़ के अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो व्यक्तिवाचक है ना, ठीक है। बोलता है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सर्वनाम का बेटा शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम या संबंध का नाम। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा सबका नाम, है ना। सबका नाम मतलब संज्ञा के स्थान पर जो आपके वर्ण आते हैं ना, जो आपके शब्द आते हैं ना संज्ञा के स्थान पर, ठीक है। तो वही क्या है, सबका नाम, है ना। तो नाम क्या है, संज्ञा है भाई, है ना। अब संज्ञा क्या है, नाम है, तो नाम के स्थान पर जो चीज़ें आएंगी वो सबका नाम आएगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा, सबका नाम, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। बोलता है वह व्यक्ति बड़ा कठोर हृदय वाला है ना, वह व्यक्ति बड़ा कठोर हृदय वाला है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण है या प्रविशेषण है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, है ना। इसमें सार्वनामिक विशेषण कैसे हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी बोला है ना, मैं पहले भी बोला है कि देखो अगर ये संज्ञा के स्थान पर अगर दिया गया हो तो ये सर्वनाम है ना, संज्ञा के स्थान पर दिया गया होगा तो ये सर्वनाम है। पर यदि बच्चों ये संज्ञा से पहले, है ना, संज्ञा से पहले जुड़कर संज्ञा के लिए विशेषण का काम कर रहा होगा या फिर संज्ञा के दायरे को सीमित करने का काम कर रहा होगा, तो वो क्या होगा, फिर वो सार्वनामिक विशेषण होगा। तो देखो इसके संज्ञा क्या है, व्यक्ति, व्यक्ति क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले जुड़कर ये किसके लिए, संज्ञा के लिए एक विशेषण का काम कर रहा है कि यह वह व्यक्ति बड़ा कठोर हृदय वाला है, कि पता है, कंफर्म है कि व्यक्ति कौन सा है, तो क्या है कि वो उसके दायरे को सीमित कर रहा है, कि वो बड़ा कठोर है ना। तो क्या है, पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति की उसकी बात हो रही है, तो क्या है, संज्ञा से पहले जुड़कर इसके लिए विशेषण का काम कर रहा है, ठीक है। अगर ये संज्ञा की जगह, यहाँ व्यक्ति की जगह ये होता, व्यक्ति नहीं होता कि वह बड़ा कठोर हृदय वाला है, तो वह बड़ा कठोर हृदय वाला है तो फिर संज्ञा के स्थान पर आए तो फिर क्या हो जाता है ये, तो बेटा सर्वनाम हो जाता है ना। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोलता है निम्नतम जो रेखांकित शब्द है कि मूल अवस्था क्या होगी। देखो निम्नतम की मूल अवस्था क्या होगी बच्चों, निम्न होगा, निम्नांकित होगा, निम्नतर हो गया, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, निम्न। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आपके तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं ना, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, है ना। यदि बच्चों मूलावस्था की बात करें तो उसमें सिंपल शब्द होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं वो, है ना। जैसे निम्न है तो निम्न क्या है, मूल है ना। अब निम्न से मूल से उत्तरावस्था बनाने
बनानी है तो तर शब्द लग जाएगा ना, उत्तरावस्था बनानी है तो तर शब्द लग जाएगा, है ना, और उत्तमावस्था बनानी है तो तम, है ना। तो क्या ये उत्तमावस्था का है ना, अगर निमनतर होता तो उत्तरावस्था का। तो जो मूल अवस्था है बेटा वो है क्या, निमन, है ना। और इसमें यदि बात करें तो जो मूलावस्था में किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं होती है ना, किसी विशेष किसी विशेषता की बात की गई होगी ना, जिसकी बात हो रही होगी उसकी कोई विशेषता, कि वो अच्छा गाता है, अच्छा लिखता है, अच्छा बोलता है ना, वो क्या है कि वो उसकी विशेषता है ना, उसका गुण है, उसके गुण या दोषों की बात की गई होगी। इसमें किसी के साथ तुलना नहीं की गई होगी कि वो इससे अच्छा गाता है, उससे अच्छा गाता है ना। तो यदि हम इसके अलावा बात करें निम्न ये मूलावस्था से उत्तरावस्था की, तो उत्तरावस्था में दो लोगों के बीच में तुलना होती है बच्चे, ये दो लोगों या दो वस्तुओं के बीच में के या आपका मोहन सोहन से लंबा है, या नीता मीता से सुंदर नृत्य करती है ना। तो क्या दो लोगों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में तुलना होगी। फिर आपकी उत्तमावस्था की बात करें, उत्तमावस्था की बात करें तो बेटा दो से ज़्यादा या फिर सब में से तुलना, है ना, कि मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान उपन्यास सर्वोत्कृष्ट रचना है ना। तो ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ गुण बताया जा रहा है, पर क्या है, सर्वोत्कृष्ट, सब में से उत्कृष्ट रचना, तो सब में से उत्कृष्ट है ना, जब आ गया तो किस में चला जाएगा, वो उत्तमावस्था में, सब में से आपकी उसमें सब रचनाओं में से उसकी तुलना हो रही है ना। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से करना है ना, क्योंकि यहाँ आपका प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चे, बोलता है पक्षी आकाश में उड़ता है, वाक्य में क्रिया है ना। अब देखो क्रिया से संबंधित है तो अब मैंने आपको बता दिया, आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। अब ना तो मैं कभी गलत करूँगा ना आप इसको गलत करेंगे, है ना, ठीक है। गलतियों से सीखना ही क्या है, अच्छी बात है ना, गलतियों से सीखते ही हैं हम, है ना। और एजुकेशन में भी तो यही है कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक सीखते ही जाएंगे, है ना, परिपूर्ण कोई नहीं होता है, ठीक है। अब बोलता है कि पक्षी आकाश में उड़ता है, तो क्रिया क्या है बेटा, उड़ता है ना, उड़ना, उड़ना क्रिया है। तो इसमें आपको क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ इसी से है ना, उड़ता से क्वेश्चन करने हैं, एक क्या और एक किसे, है ना, किसे या फिर किसको, है ना, किसको, ये इसी से ही है ना। और यहाँ से ही दोनों से इनसे आंसर मिल जाएगा। बोलता है कि क्या उड़ता है ना, क्या उड़ता है, आंसर नहीं मिला। किसे उड़ता है, किसको उड़ता है, तो आंसर नहीं मिला। तो सिंपल सी बात है कि जब आंसर नहीं मिल रहा है तो क्या चला जाएगा, ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका अकर्मक क्रिया में। किस में चला जाएगा, अकर्मक क्रिया, है ना, क्योंकि आकाश है। देखो बेटा क्रिया का प्रभाव इसके ऊपर पड़ ही नहीं रहा है ना, इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आकाश का एक पर्यायवाची अनंत भी है ना। तो क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़े वही क्या है, वही सकर्मक है। और देखो देखो यहाँ से बहुत ईजी ये पहचानना है ना, यहाँ से आप सारी चीज़ों को सिंगल शब्द दिया होगा या फिर पूरे वाक्य के साथ दिया होगा ना, तो आप इनसे आप इजीली पहचान सकते हैं कि आपको दो क्वेश्चन करने हैं, क्या और किसे या फिर किसको, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है मोहित की सफलता देखकर आज समस्त परिवार उसकी पीठ थपथपाना चाहता है ना। तो मोहित की सफलता देखकर समस्त परिवार उसकी पीठ थपथपाना चाहता है। रेखांकित क्रिया शब्द मिलकर बना है, तो किससे मिलकर बना है थपथपाना, अनुकरणवादी शब्दों से, प्रेरणार्थक क्रिया से, पुनरुक्त क्रिया से या संयुक्त क्रिया से। तो इसका थपथपाना क्या हो जाएगा बच्चे, ये मिलकर बनी है अनुकरणवादी। मतलब अनुकरणवादी शब्द क्या होते हैं कि पहले शब्द जो दो एक समान शब्द, जैसे यहाँ अनुकरणवादी क्या होगा, थप थप, है ना, थप थप, है ना, ये क्या है, ये अनुकरण कर रहा है, दूसरा वाला इसका अनुकरण कर रहा है, तो इससे मिलकर बनने वाली क्रिया ना, अनुकरणवादी शब्दों से मिलकर बनने वाली क्रिया क्या है, थपथपाना। थपथप से थपथपाना ना, सरसर से सरसराना, थरथर से थरथराना। तो वो क्या है, वो अनुकरणवादी शब्दों से मिलकर बनने वाली क्रिया है ना। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। फिर बोलता है बच्चे, बोलता है निमन में से, और देखो बच्चा आपने एक काम जरूर करना है कि जो पर्यायवाची वगैरह हैं, है ना, इनको जहाँ से जितना भी हो सकता है उतनी इसकी प्रैक्टिस करना है ना, क्योंकि HPPSC का बस चले तो देखो ग्रामर से एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, वो सारी यहीं से ही ऐसे ही है ना, कि जो अदर चीज़ें हैं वहाँ से ही आपके प्रश्न दे सकता है। क्योंकि इसका कोई भी विश्वास नहीं है ना कि ये, जैसे PGT हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था तो देखो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो मतलब बच्चों को आ रहा था उस लेवल का, क्योंकि HPPSC का लेवल बहुत हाई है ना, वो ऐसा ही पूछेगा वो, ठीक है। तो थोड़ा सा इन पे भी ध्यान देना। बोलता है कि निम्न में से किस युग्म में सभी पर्यायवाची सही नहीं है ना, सही नहीं है, इसमें गलत होगा, तो वो गलत वाला आपने छांटना है ना, ठीक है। बोलता है मघवा, वास्व, महेंद्र या सुरपति, या फिर अंबर, वसन, पट, चीर या अंबर,
पदम ये 2 बार हो गया ना, पदम, निलय, कंज, अब्ज और सरोज, या फिर सदन, आगार, आयतन, धाम और भवन। तो यहाँ बच्चे आपने ध्यान दिया होगा, निलय, निलय क्या होता है? घर, है ना, निलय क्या है? घर। और यदि हम इसकी बात करें तो क्या है? नलिन, है ना, नलिन होता है आपका कमल का, है ना, नलिन होता है आपका कमल का। और बेटा निलय की बात करें तो निलय होता है घर का, है ना। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, इन्हीं की यही चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है, ठीक है। अब होता है निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है? मयूख, अंशु, कर, रश्मि या किरण, या फिर ध्रुव, नंदा, सुर, सरित, भागीरथी, गंगा, या फिर आपगा, निम्नगा, तरिणी, तरंगिणी या नदी, फिर होता है पतंग, तरी, जलपात्र, जलयान या बेड़ा। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आपने ध्यान दिया होगा तो तरिणी, है ना। तरंगिणी अगर पूछे तो क्या है? ये नदी है। अगर तरिणी पूछे तो क्या है? नाव। ये किसका है? नाव का। जो ये भी आपके किसके हैं? नाव के हैं ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। ये अब में ये सही नहीं है ना, युगम सही नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है। तो ये जो है आपका तरिणी, ये किसका है? नाव का, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है वर्णनातीत शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा, है ना। वर्णनातीत शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन या वर्णन से परे। तो वर्णन से परे जो है बच्चों आपका, वो वर्णनातीत शब्द के लिए उचित वाक्यांश है ना। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है वह सायंकाल बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, है ना, तो किस क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे गोधूली, है ना, गोधूली, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है कि वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे परित्यक्ता, है ना। उसको क्या बोलेंगे बच्चों? परित्यक्ता, है ना। बोलता है आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करना मुहावरे का क्या अर्थ है? पागल हो जाना, तेज दौड़ना, बहुत तेज या बहुत परिश्रम करना, है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा बहुत ऊंचा। देखो हवा से बातें होगा तो फिर तेज दौड़ना, है ना। हवा से बातें, यहाँ क्या है? आसमान से, यहाँ क्या है? आसमान से बातें करना, तो ये क्या है? बहुत ऊंचा, है ना। यहाँ ध्यान देना है इनको मुहावरों को। देखो मुहावरों का अर्थ क्या होता है? मुहावरों का अर्थ होता है कि किसी बात को सामान्य अर्थ में ना बोलकर किसी विशिष्ट अर्थ में कहना है, ठीक है। तो मुहावरे का देखो आंसर वो खुद ही दे रहा है कि कोई भी आपका मुहावरा पूछा होगा तो वो एक सामान्य सा अर्थ होगा, वो कभी नहीं होगा उसका, है ना, कि किसी बात को किसी विशिष्ट अर्थ में कहा गया होगा, सामान्य में ना कहकर, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगला बोलता है कि आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या होता है बच्चों? आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या होता है? धोखा खाना, कुछ समझ ना आना, अभिमान करना या निर्लज्ज होना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा आंखों पर चर्बी छाना का होगा अभिमान करना, है ना। क्या हो जाएगा? अभिमान करना। आंखों पर चर्बी छाना का अभिमान करना, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों। बोलता है द्विज के अनेकार्थक शब्दों में निम्न में से कौन सा नहीं है ना। तो द्विज के अनेकार्थक शब्दों में इनमें से कौन सा नहीं है? ब्राह्मण, पक्षी, दांत या विदेह। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? विदेह, है ना। अब द्विज क्या होता है? जो 2 बार जन्म लेता है, जो 2 बार जन्म लेता है। आपके अब क्वेश्चन भी होंगे कि सर ब्राह्मण, देखो जब भी यज्ञोपवीत के बाद यज्ञ होता है उसके बाद ब्राह्मण का नवीन जन्म माना जाता है ना, ठीक है। बोलता पक्षी, बेटा पक्षी तो देखो है ही है। पहले पक्षी का अंडे के रूप में जन्म होता है और फिर दूसरा क्या है? अंडे में उसकी मतलब अंडे से उत्पन्न होता है फिर दूसरी बार, ठीक है। अब दांत देखो बेटा, दांत तो आप सभी को पता होगा कि दांत भी 2 बार जन्म लेते हैं ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। और इनको ऐसे ही करेंगे बेटा, ऐसे रट के कभी नहीं होगा, है ना। ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ये आपके तार्किक क्षमता के आधार पर, और HPPSC ने इस बार किया भी यही है ना कि रटने वाली चीज़ें कभी नहीं चलेंगी, है ना। इनमें आपको तर्क क्षमता लगेगी, है ना। आपको तार्किक क्षमता के आधार पर ही ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, है ना। आप इसे रट कर नहीं जा सकते कि आपने पढ़ लिया और हो गया जी, है ना, ठीक है। आगे आगे बोलता है कि वह औरों को नहीं अपने आप को धोखा दे रहा है। वाक्य में सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है बच्चों? वह औरों को नहीं अपने आप को धोखा दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? निज हो जाएगा। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, देखो बेटा जब भी कोई क्रिया होती है तो क्रिया का प्रभाव अमूमन किसके ऊपर पड़ता है ना। नॉर्मल जो आपके वाक्य होते हैं उसमें हमेशा क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? हम कर्म की बात नहीं कर रहे, हमेशा कर्म के ऊपर ही पड़ता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, कर्म के ऊपर पड़ेगा। आप कर्म है तो आपके ऊपर पड़ेगा। अगर हम बेटा इनकी बात करें स्पेशली निजवाचक, इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है कि जो क्रिया कर रहा है उसी के ऊपर ही इसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। अब यहाँ देखना है कि बोलता है कि वह औरों को नहीं अपने आप को धोखा दे रहा है। पहली बात तो जो भी अपने आप जैसे शब्द कर्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं तो वो क्या है? वो आपके निजवाचक में आएंगे, है ना।
आप, अपने आप जैसे शब्द, एक आप होता है बेटा, आप होता है, अगर वो आदर सूचक आया है तो फिर वो किस में चला जाएगा? अगर आदर आदर सूचक है तो वो शब्द किस में चला जाएगा आपका? वो आपका पुरुषवाचक में। पर यहाँ आदर सूचक थोड़ी है ना, वो औरों को नहीं अपने आप को धोखा दे रहा है ना, तो उसके सेल्फ के बारे में, निज के बारे में बात कर रहा है। तो देखो कोई ऐसे क्वेश्चन करने हो तो देखो अपने मतलब सामने जैसे पेन है तो पेन को आदमी मान लेना है ना, अपने पेन को आदमी मान लेना है और उसी से बात करनी है कि वो आप उस पेन, अगर पेन मतलब कि आपका मध्यम पुरुष है ना, मध्यम पुरुष को, पेन को मध्यम पुरुष मान लेना है, आप उससे बात कर रहे हैं ना, ये आप पूरा वाक्य बोलेंगे उसको, है ना, पेन को वाक्य बोलेंगे। और जो आप शब्द है ना, अपने आप शब्द अगर पेन पे आ रहा है ना, कि पेन के ऊपर सूट कर रहा है ये शब्द, तो क्या हो जाएगा? वो आदर सूचक शब्द हो जाएगा और किस में चला जाएगा वो वाक्य? आपका पुरुषवाचक में, है ना, वो मध्यम पुरुष में चला जाएगा फिर। पर यहाँ अगर जो कार्य कर रहा है उसी के ऊपर ही है ना, देखो यहाँ एक होगा माध्यम, है ना, एक होगा करने वाला काम, माध्यम बोलने वाला माध्यम, कि बोल कोई और रहा है ना, और काम जिसने किया है उसी के ऊपर भी प्रभाव पड़ा होगा। देखो अब यहाँ क्या है, बोलता वह औरों को नहीं अपने आप को धोखा दे रहा है ना, वह औरों को नहीं अपने आप को धोखा दे रहा है। तो यहाँ देखो जो क्रिया कर रहा है उसी के ऊपर ही प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ किसी और की बात नहीं हो रही है, समझ गए? अगर अंडरलाइन करके दिया होता तो वो अलग बात होती है ना, कि वह, है ना, वह किस में चला जाएगा फिर? वो अन्य पुरुष में जा रहा है, कि वह औरों को नहीं अपने आप को धोखा दे रहा है, ये निश्चित चीज़ में नहीं आएगा फिर, है ना, ठीक है, वो थोड़ा सा अन्य उसमें ही जा रहा है ये, ठीक है। तो उसमें तो देखो अन्य में तो ये यह वह आएगा नहीं, है ना, वो तो निश्चित में ही आएगा, है ना। यहाँ मतलब निश्चित में क्या है कि निश्चित में होगा, कोई वस्तु बिल्कुल निश्चित होगी, है ना, कि वह पुलिस वाला है ना, वह पुलिस वाला है। अब कल को आप बन जाएंगे पुलिस वाले, है ना, मुझे मिलेंगे तो मैं बोलूँगा कि यह पुलिस वाला है ना, आप सिविल ड्रेस में भी होंगे तो भी क्या कंफर्म है कि भाई आप पुलिस वाले हैं ना, तो क्या है वो उस चीज़ को शो कर रहा है, वो कंफर्म के लिए शो कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति से संबंधित है ना, अन्य पुरुष में कुछ और ही वाक्य होंगे, ठीक है, जहाँ भी बोलता है किसी वस्तु या व्यक्ति को निश्चित करने के लिए या निश्चित किया जा रहा है, तो वो आपके किस में आएंगे? वो आपके निश्चित में आएंगे। पर यहाँ क्या है कि वह औरों को नहीं अपने आप को धोखा दे रहा है ना, अपने आप को, तो अपने आप जैसे शब्द किस में आएंगे बच्चों? ये आएंगे आपके निज में, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है कि निम्न में से कीर शब्द का अर्थ है ना, ये पूछा गया क्वेश्चन है ना, बोलता है निम्न में से कीर शब्द का अर्थ है, तो कीर का अर्थ क्या है बच्चों? इसका अर्थ हो जाएगा तोता, है ना, ठीक है। अगला है, बोलता है नीचे दिया गया कौन सा शब्द शिक्षक, बड़ा और भारी शब्दों का उपयुक्त अनेकार्थक शब्द है ना, शिक्षक, बड़ा और भारी शब्दों का उपयुक्त अनेकार्थक कौन सा होगा? तो कौन सा होगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका गुरु, है ना। और एक जो ये मैंने आपको निज वाला बताया है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, कहाँ गया ये? हाँ ये है ना, कि वह औरों को नहीं, है ना, वह औरों को नहीं अपने आप को धोखा दे रहा है। तो देखो ये शब्द है ना, कि यहाँ आपके जितने भी आप हो गया, अपने आप हो गया, स्वयं हो गया, खुद हो गया, है ना, और ये जो क्रिया करने वाला है उसी के ऊपर, माने जो करता है उसी के ऊपर ही ये प्रभाव पड़ता है ना। तो ये शब्द जहाँ भी आपको दिखे तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका निजवाचक, है ना। मैं इसके ऊपर अलग से सेपरेट टॉपिक लेके आऊँगा, है ना, क्योंकि यहाँ से देखो निजवाचक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ अभी समझा नहीं पाऊँगा, है ना, मुझे बोर्ड के ऊपर ही करना पड़ेगा। और ये मैं देखो क्रिया जितने भी हैं ना आपके, जितने भी टॉपिक हैं मैं उनके ऊपर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। अब मुझे लगता है कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक ये कंटिन्यू ही रखनी पड़ेगी सीरीज़, है ना, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए बच्चों, सीताराम।